क्या टॉपिक शुरू किया था? सर अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। जी सर। और इसके प्रमुख खतरों के बारे में सर वो होगा था। वहाँ से मैक्सिमाइज सर वहाँ से क्या है जो प्लैंक्टन वहाँ से सर ऊपर से मैक्सिमाइज हाँ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी में हम लोगों ने बात ये किया था किसी स्पेसिफिक रीजन्स में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज लाइक प्लांट्स की, एनिमल्स की जो पाई जाती है वो बायोडाइवर्सिटी होती है। ठीक है, हमने कैटेगराइजेशंस किया था कि 3 काइंड ऑफ बायोडाइवर्सिटी लाइक जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज डाइवर्सिटी और कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी। फिर हमने बात किया था कि इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी 3 काइंड्स है, अल्फा, बीटा एंड गामा। और हमने बताया था कि ये क्या चीज होती है बायोडाइवर्सिटी। फिर हमने बात किया था, एक छोटा सा टॉपिक था इसके एक्सटिंक्शन का या बायोडाइवर्सिटी का थ्रेट का कारण बात किया था हमने। और हमने बताया था कि 4 क्वाड्रेंट्स हमने बताया था, 4 मुख्य पॉइंट्स होते हैं जो किसी बायोडाइवर्सिटी को खत्म होने के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, टॉपिक के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी में जेनेटिक डाइवर्सिटी किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बताइए, जेनेटिक डाइवर्सिटी। व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? एनीवन ऑफ यू बताया जाए ये पानी तो बताने को लिखा है, पढ़ दिया था। व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? एक स्पीड में एक जात में जो सर मतलब जीन परिवर्तन के अनुसार जाते होती है एक ही जाति के अंदर विविधता, जीन के पाई जाने वाली विविधता जो होती है वो क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी। और एक ही जाति के अंदर पाई जाने वाली जो विविधता होती है उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो जाति के बारे में हमने बात किया था कि जाति क्या है। ठीक है, जाति क्या है बताइए। व्हाट इज स्पीसीज? बताइए, व्हाट इज स्पीसीज? सर उनके अंदर कुछ ऐसे लक्षण पाए जाएंगे जिससे संतान उत्पत्ति कर सकते हैं वो। संतान उत्पत्ति कर सकते हैं वही स्पीसीज होते हैं ना, ये बात। जैसे कि सर जो मतलब संतान उत्पत्ति करेंगे वो भी फर्टाइल रहेंगे। हाँ, ये चीज है। नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग इट इज नॉट कंडीशन, केवल बच्चे पैदा करना कंडीशन नहीं है, बल्कि जो बच्चे होंगे वो खुद मैच्योर होकर के अपने जैसे संतान पैदा करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे हॉर्स है और डंकी है, दोनों क्रॉस कर देते हैं और क्रॉस करने के बाद क्या बनेगा? खच्चर बनेगा। खच्चर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। आपने देखा कि हाई यील्ड वैराइटीज के सीड आर HYV, हाई यील्ड वैराइटीज। क्या है? हाई जो ज्यादा HYV क्या है?
हाई यील्ड वैरायटीज, ये क्या है? जो सर मतलब जिनसे उत्पत्ति हो सकती जो है। सर जो सीड हाइब्रिड सीड है, हाइब्रिड, हाँ, हाइब्रिड सीड है, ज़्यादा उत्पादन करने वाले ये बीज। प्रोड्यूस कर रहा है ज्यादा। हाँ, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपली ज्यादा चीज ग्रेन पैदा करने का। लेकिन क्या इस जो पैदा हुई ग्रेन है, क्या इस ग्रेन को हम रखते हैं अगले फसल के लिए रखते हैं? नहीं सर। नहीं रखते। वाई? बिकॉज दो अलग जातियों से मिला करके बनाइए। So condition is not to produce offspring, but condition is the offspring which is produced by the two by copulation must have capacity to produce itself own offspring. मतलब जो offspring पैदा है हुआ है, वो खुद उसके अंदर कैपेसिटी हो कि फ्यूचर में अपने जैसे संतान पैदा कर सके, तब स्पीशीज होगा। क्लियर हुई बात? अब वहां से थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक्स अभी ले लेके हम आगे बढ़ते हैं और फिर हल्के हल्के टॉपिक लेते हैं जो चीज करते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए सर्विस प्रोवाइडेड बाय बायोडायवर्सिटी। जो विविधता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जो विविधता द्वारा दी गई सेवाएं, और इकोसिस्टम एक पकड़ लीजिए, सोशल सर्विस भी सही है। जो विविधता द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, पहला सर्विस इको पारिस्थितिकी सेवाएं, दूसरी जैविक सेवाएं, तीसरी सामाजिक सेवाएं। हिंदी में लिख लिया ना, कोई दिक्कत तो है नहीं? सामाजिक सेवा में लिखते चलिए, थोड़ा थोड़ा करके लिखाते हैं। अभी एक चीज को समझाते हैं। आपको जो भी सेवा मिल रही है, चाहे वो खाना खा रहे हैं, चाहे वो चारों तरफ जो भी चीज जो भी समाज आपको चीज दे रहा है, वो कौन दे रहा है? जो विविधता के वजह से तो मिल रही है चीजें। अच्छा ये बताइए, अगर जो विविधता नहीं होता तो केवल गेहूं से खा करके जीवन व्यतीत हो पाता? नहीं। चावल भी हमें मिल रहा है, हमें सब्जी भी मिल रही है, सब्जी भी कई वैरायटीज की मिल रही है, दाल भी कई वैरायटीज की मिल रही है, मशरूम, हमें फ्रूट भी मिल रहा है और फ्रूट की भी कई वैरायटीज मिल रही है, मिल रही है। हमें बायोडायवर्सिटी, इसका मतलब है कि बायोडायवर्सिटी हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रही कि नहीं दे रही? अगर बायोडायवर्सिटी ना होता तो क्या अच्छा लगता? क्या बायोडायवर्सिटी अगर जेनेटिक रूप में नहीं होता तो क्या हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर पाते? सब एक ही तरह से चेहरा गोरा होता, किसको पता? अगर स्पीशीज डायवर्सिटी ना होती तो हमें मजा आता भाई, अगर कोई नहीं है पेट्स पाल के आदमी खुश है। आप बताइए कि जो जानवर होते हैं जिसको पालता है मनुष्य, अपने साथ पालता है, तो उससे कितना लगाव हो जाता है, एक अथाह मोहब्बत हो जाती है उससे ना।
वो किसकी बायोडायवर्सिटी ना होती तो क्या हमें पेट्स मिलते? नहीं मिल पाते। इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी ना होता तो क्या बताइए कि हम कैसे कहते कि चलो अब उत्तरांचल टहलाते हैं, क्योंकि वहां का इकोसिस्टम। चलो हम बीच के रीजन में टहलाते हैं, क्योंकि बीच क्या है? एक अलग इकोसिस्टम। माउंटेन पे चले जाते हैं, प्लेन्स पे जाते हैं, डेजर्ट एरिया में जाते हैं, सफारी रीजन में जाते हैं, जू में जाते हैं, क्या ये इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी ना होती तो हमें मिल पाता? नहीं। तो और जितनी भी सर्विसेज मिल रही है आपको, जितनी भी सर्विसेज मिल रही है, किसकी वजह से मिल रही है? बायोडायवर्सिटी। तो इसमें लिखिए इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी में पहले लिख लीजिए पृथ्वी की जलवायु को स्थिर बनाना। पहला, पृथ्वी की जलवायु को स्थिर बनाना। पर्यावरण में संतुलन बनाना। प्रदूषण को रोकना। पोषक तत्व का भंडार है। मृदा का निर्माण भी करेगा ये। जल का संरक्षण भी करेगा ये। अब देखिए पहला पॉइंट क्या आपने बताया? जलवायु को स्थिर बनाना। स्थिर बनाता कि नहीं बनाता है? आप बताइए, प्रकाश संश्लेषण कौन ले रहा है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या एक ही प्रकार का है? सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन कर रहा है? वो सर जो समुद्र के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स ले रहे हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स अलग हुए ना, कैल्प्स अलग हुए ना, एंजियोस्पर्म अलग हुए ना। तो दीज बायोडायवर्सिटी जो है यही क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को स्थिर बना रहे हैं ना। हाँ, एक भी चीज का कंपोनेंट अगर डिस्टर्ब हुआ तो क्या ये स्टेबल हो पाएगा? अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जरूरी हैं और पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की ऑक्सीजन आए। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को क्या जरूरत होती है? CO2, वाटर। अच्छा, इन्होंने तो चलो ठीक है ये बना दिया, ये बना दिया, ये जरूरी। लेकिन आप बताइए CO2 कहां से मिलेगा? CO2 सर CO2 मनुष्य के रिस्पिरेशन से मिलेगा। CO2 धान के पैडी में मिलेगा। CO2 दलदल में मिलेगा। क्या ये अलग अलग प्रकार की जो डायवर्सिटी की वजह से CO2 भी तो मिल रहा है, तो ये भी मिलना तो जरूरी है। चाहे इसका डिस्बैलेंस हो जाए, चाहे प्लांट्स का डिस्बैलेंस हो जाए, तो क्या पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? और इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा तो क्या बायोम नहीं होगा डिस्टर्ब? और बायोम अगर डिस्टर्ब होगा तो बायोस्फीयर होगा कि नहीं होगा? और बायोस्फीयर डिस्टर्ब होगा तो पूरी पृथ्वी क्या डिस्टर्ब नहीं होगी? तो क्या पहला पॉइंट क्या लिखा है? जलवायु को स्थिर बना रहा कि नहीं बना रहा? क्योंकि एक भी कंपोनेंट अगर इस बायोडायवर्सिटी का ब्रेकअप हुआ क्या होगा? तुरंत पर्यावरण असंतुलन होगा। जब छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
CO2 का कंसंट्रेशन ही तो बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा प्रदूषक कौन हुआ? CO2 कभी कोई प्रदूषक होता ही नहीं है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा। सिर्फ कंसंट्रेशन क्वांटिटी बढ़ गई है, बस इस वजह से है। CO2 कभी भी प्रदूषक होता ही नहीं है, क्योंकि CO2 अगर नहीं होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं हो पाएगा ना। CO2 कंसंट्रेशन बढ़ गया, इस वजह से एक ग्लोबल वार्मिंग हुई। एक छोटा सा गैस बढ़ जाने की वजह से पूरा ग्लोबल वार्मिंग हुआ, पर्यावरणीय असंतुलन हो गया कि नहीं हुआ ना? दूसरा पॉइंट क्या है? पर्यावरण में संतुलन बनाना। पर्यावरण संतुलन हो गया। दूसरा पॉइंट प्रदूषण को रोकना। प्रदूषण रोकता है। देखिए छोटी सी बात देख लीजिए, ध्यान रखिए। एक मधुमक्खी है, इसका क्या रोल है? ये सही सारे मतलब जैसे मतलब एक बीजों को भी इधर से उधर ले जाती है, जैसे परागण का कार्य और पॉलिनेशंस कराती है। बिल्कुल सही। आप देखिए एक तिनका सा बायोडायवर्सिटी है, तिनका सा बायोडायवर्सिटी है। एक तिनका ही से भाई कहीं मधुमक्खी दिख रही है ना? नहीं दिख रही ना। एक तिनका सा मधुमक्खी है, लेकिन अगर ये अपने पृथ्वी की धरातल से मूव कर जाए तो पूरा इकोसिस्टम पूरा कोलैप्स हो सकता है। पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट क्या होगा? ग्रो नहीं, यानी एक जनरेशन खत्म हो जाएगी। अब प्लांट जब जनरेशन नहीं होगा तो T1 अगर डिस्टर्ब होगा तो T2 T3 होगा, T4 होगा और T5। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी खाद्य श्रृंखला डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बायोडायवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि छोटा सा द्वीप भी है, क्या पूरे पृथ्वी के धरातल को, ऑर्गेनिज्म को, पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसलिए इस पृथ्वी के धरातल पर कोई भी चीज जो भी है, हर चीज का एक अपना एक महत्व है, कोई चीज गड़बड़ नहीं। हाँ वो जरूर है कि हमारे लिए हो सकता है गड़बड़ हो। जैसे मान लिया हम लोग के घरों से कचरा निकला खाने पीने के लिए, हम लोगों ने गंदा है, हटाओ क्या ना रखे को, ये हमारे लिए प्रॉब्लम गंदगी है, लेकिन ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फूड है वो परपोष है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जिएगा तो डिकम्पोजर खत्म होंगे, और डिकम्पोजर खत्म होंगे तो फिर और क्या होगा? पूरी इकोसिस्टम कोलैप्स हुआ। तो हर चीज का एक महत्व है। तो इसीलिए कहा गया कि कोई भी छोटा सा बी ले लिया, हमने नहीं बताया, सही कहावत ये है कि नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। हर चीज का अपना एक महत्व है। अगला पॉइंट क्या है? पर्यावरण को संतुलित करेगा। पोषक तत्वों का भंडार। पोषक तत्व का भंडार बायोडायवर्सिटी की नहीं है। और भाई सेब, संतरा, मूंगफली, बादाम, काजू, किशमिश कहाँ से मिल रहा है? सब्जी, दाल, चावल कहाँ से मिल रहा है? बायोडायवर्सिटी तो है भाई। कोई एक चीज अगर होता, मान लिया कहीं दाल के ऊपर ही पूरी तरह से जीवित रह पाओगे, या एक आटे ही के ऊपर थोड़ी रह पाओगे? सुबह सेब चाहिए, बादाम चाहिए, काजू चाहिए, दूध चाहिए। और ये दूध कहाँ से आया? एनिमल बायोडायवर्सिटी से तो आया। पोषक तत्व का भंडार है कि नहीं है? आगे क्या है? मृदा का निर्माण। सॉइल का फॉर्मेशन करेगा, कैसे करेगा? देखिए ये बात लगता है लॉज कुछ नहीं, यही मेन के लिए दिमाग खोलेगा इस चीज को।
और जब दिमाग खुला रहेगा तो प्रीलिम में से 60 से भी हो जाएगा। जी सर। जितना दिमाग खुला रहेगा, किसी चीज को सोचने की क्षमता जितनी ही ज्यादा आपकी ब्रेन की ब्रॉड होगी, उतने ही ज्यादा कोई प्रीलिम्स में निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और जैसे पुट मारो ऐसी गोला को वो जो है तो उसमें दिमाग फुल हो जाएगा। एक पॉइंट को, सिर्फ उस पॉइंट को पकड़िए, उस पॉइंट को सोचिए, अपने आप प्रीलिम्स निकल जाए। मृदा पहली बात बनने के लिए क्या जरूरत होती है? सैलों के टूटने से मृदा कैसे बनी? अक्षय पर्दन होता है सैलों का। वैदरिंग होती है। जी सर। ये क्या होता है? अक्षय पर्दन और परिवहन तीनों इसमें आ जाएंगे। वैदरिंग, अक्षय पर्दन, इरोजन टूट-फूट की प्रक्रिया। और वैदरिंग क्या होती है? जो सर मतलब अपनी जगह पर टूटना, टूट कर वहीं रहेगा। क्या चीज? प्राकृतिक रूप में। जैसे टेम्परेचर की वजह से भी देखिए, टूट-फूट। इसको एकदम जैसे आप मेंस में लिखोगे तो इसको बहुत साइंटिफिक तौर के लिखा आप लोग। जैसे देखिए, अपनी जगहों पर वैदरिंग्स का मतलब ये होता है जो पेरेंट्स रॉक है, मौसम की वजह से। पेरेंट्स रॉक जो लावा है, यही पृथ्वी पहले आग का गोला थी, लावा है। ये आउटर लेयर्स मृदा बनी है ना, मृदा सॉइल। जी सर। सॉइल वो हिस्सा होता है रॉक का जिसमें जीव प्लांट्स ग्रो करते हैं। चट्टान में तो नहीं ग्रो करेंगे ना, तो दूसरे करेंगे। अब देखिए, इस पेरेंट्स रॉक का छोटी छोटी महीन टुकड़ों में टूट जाना, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल टूट जाने, यही तो वैदरिंग हो। और वैदरिंग कैसे होगी? मौसम, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल भी हो जाएगा, केमिकल प्रोसेस और ह्यूमन यही तो होता है। फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा? तापमान, जैसे तापमान, जैसे तो ये क्या कैसे बढ़ कैसे तोड़ देगा ये? जैसे कि सर खिंचाव कोई चीज़ तनाव है ठंडी हो रही है, गर्म हो रही है, ठंडी बिल्कुल। हो रही है। कहने का मतलब है जब कोई चीज गर्म होती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और ठंडी होती है सुगुड़ी। तो जो पेरेंट्स रॉक्स ऊपरी हिस्सा है, इस पर तो लगातार सिकुड़न फैलाव होगा, धीरे धीरे ऊपर भुरभुरा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा सर। एक ये हो गया। केमिकल में एक कोई बताओ। केमिकल में सर, केमिकल में उसमें दबाव पड़ने की वजह से नहीं दबाव हमेशा फिजिकल होता है। प्रेशर इज द पार्ट ऑफ फिजिकल प्रेशर। केमिकल का मैं बताऊं, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। जैसे कि सर संगठन में चूने पत्थर वगैरह हैं तो फिर सही है। जैसे देखिए, आपने देखिए जैसे कैसे बताया, एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। वर्षा पड़ती है तो जैसे लोहा आपने देखा, जी सर। हाँ, लोहा में जंग लग जाता है नमी, तो किसकी वजह से जंग लगा? नमी की वजह से, ऑक्सीजन। और लोहा ज्यादा मजबूत होता है कि जंग ज्यादा होता है? मजबूत कौन होगा यार? जंग होता तो मतलब भैया छत गिरने वाली कि लोहा जंग लग गया है, तो इसका मतलब है जंग कमजोर हो गया है ना। नहीं तो लोहा मजबूत होता है सर। जहाँ जंग लग जाता है इसे तो वैसे हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि इस रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मौजूद है कि नहीं? हाँ सर। जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, तो क्या हो रहा है? इसमें क्या होता है? जंग लगती है। एक तरह से छोटा सा एग्जांपल, जंग लगकर ये भुरभुरी हो जाती है, रॉक्स पत्ते पत्ते बनी बालू की तरह बन जाते हैं, और केमिकल रिएक्शन इस तरह से होगा। ये करने के बाद वैदरिंग प्रोसेस हो गई। अच्छा आप देखिए, अब हम बायोडायवर्सिटी से रिलेट करने जा रहे हैं, ये चीज है।
अब ये रॉक से ऊपर महीन भुरभुरा हो गया, तो वो क्या तुरंत जो भुरभुरा हो गया है क्या वो पौधों को ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा। फिर क्या करे, कैसे होगा? फिर मिट्टी कैसे होगा बढ़िया? जब सर ह्यूमस का संपर्क में ह्यूमस जब होगा, और ह्यूमस कैसे होगा? सड़ी गली पत्तियां जब आएंगी, इसमें पत्तियां या पेड़ पौधे जीव जंतु जब मरेंगे तो ये अब मरे, पहली बात तो ये जीव जंतु पौधे, दूसरा इसको सड़ाएगा कौन? ये सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक बायोडाइवर्सिटी हुआ कि नहीं हुआ? ये पेड़ पौधे भी सड़े गले, ये भी बायोडाइवर्सिटी हुआ कि नहीं हुआ? और जब ये इसमें जो सड़े गले क्या बन गया? ह्यूमस जब जितना ही ज्यादा होगा इतना ही ज्यादा ये फर्टाइल सॉइल होगा कि नहीं होगा? तो मृदा अगर बनना है बायोडाइवर्सिटी बना रहा है कि नहीं होगा? क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना होता तो क्या ये सड़ता गलता? अगर ये बायोडाइवर्सिटी पत्ती के रूप में अलग अलग छोटे छोटे जीव के रूप में अगर ये सड़ते गलते ना, तो अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के जंतु, अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव मिलकर ही तो मृदा बनाए। तो क्या बायोडाइवर्सिटी मृदा का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यही है कि बायोडाइवर्सिटी मृदा को ही बना रहा है। ये बात तो इसे रख ले, लेकिन उसको जब कई डायमेंशन से सोचोगे तभी ऐसे भी चले पाओगे, तभी आप प्रीलिम्स का बढ़िया पेपर भी बढ़िया निकाल पाओगे, तभी मेंस के आंसर राइटिंग में क्या होता है? देखिए मेन का जब पेपर लिखोगे तो उस समय क्या होगा कि आप सोचोगे कोई क्वेश्चन आप जैसे आया, आपको ये दिमाग में 2-3 पॉइंट्स अगर सोचोगे मिल जाता, क्लिक कर जाए हमारा दिमाग, उसी में एक्सप्लेन कर देता है। 2-3 ये सब सिर्फ कैसे होगा? मेन इस तरह से ऐसे लफाजी करने से खड़े होकर दूसरे से आपस में। वेद का टोटल ये है कि जो आपस में कुछ लोग जो जिस उसमें क्या होगा, बेहतरीन तरीके से एक कोई टॉपिक लेकर के आपस में डिस्कशन करो, बात करो, वही मेन है। क्योंकि वही जब एग्जाम में लिखोगे वही आपस में की हुई बात अगर जरा सा क्लिक कर गई तो आंसर बन गया। और किताब ऐसे उठा के दिन रात पढ़ते रहो और कमरे में धुआं बनाए रहो, सुबह का पूरा एकदम लगेगा कुछ नहीं दिमाग में आएगा, क्या एक तो बात नहीं क्लिक करेगी। जो आपस में डिस्कशन करोगे, जो बात करोगे, जो आपस में एक दूसरे से लफाजी करोगे और उसका यही तो होता है। तो सिर्फ सिलेबस मेन का उठाओ, उस टॉपिक को लो और उस टॉपिक पर बढ़िया दूसरे पढ़ कर एक दूसरे से डिस्कशन करो। बात कोई जरूरी नहीं पहली बार बड़ा अच्छा परफेक्ट आप एक दूसरे डिस्कशन कर पाओ, लेकिन शुरुआत धीरे धीरे होती है। जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप होता है। राइट सर। हजारों मील की दूरी का सफर एक पहले कदम से स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये आदत शुरू करिए, अपने आप बनेगा। क्या तो देखिए ये क्या है? मृदा बना। और मृदा कैसे बना? ये बायोडाइवर्सिटी के रूप में आप इसको समझवा दोगे, वैसे दिमाग नहीं आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, पत्तियां आई, छोटे छोटे जीव सड़े गले, तभी तो हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसीलिए कहा गया है कि ये जो मिट्टी है जैसे बंजर है, कहा गया है यूं ही बंजर पड़े होते तुम्हारे खेत सदियों तक। ये रॉक है और रॉक का वेदरिंग हो गया। वेदरिंग के मतलब हुआ भुरभुरा हो गया ना, भुरभुरा ऐसे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई पौधा नहीं जमेगा। और पौधा नहीं जमेगा तो एनिमल ग्रो। एनिमल तो वहां एग्जिस्टिंग बगैर पौधे का तो हो ही नहीं सकता ना। तो जब पौधा ही नहीं हुआ, और पौधा कब होगा? जब ह्यूमंस होगा तभी तो।
इसी पे कहा गया है, यूं ही बंजर पड़े होते तुम्हारे खेत सदियों तक, अगर मैं मिट्टी में न मिलता तो फिर बोने को क्या होता। मैं का मतलब जीव, बायोलॉजी। मैं का मतलब मैं नहीं, मतलब बायोलॉजी। और मैं भी इसी मिट्टी में तो मिल जाऊंगा, नहीं? कौन सा जीव इस दुनिया में आया है जो हमेशा सतत रहेगा, बताइए? नहीं, सब रहेगा, जाएगा ना। और ये प्लांट भी बायोलॉजी है, वो अपना भाई तो है। तो जब तक ये मिट्टी में नहीं मिलेंगे, सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांटेशन नहीं होगा, प्लांटेशन नहीं होगा तो एनिमल्स नहीं होगा। अब समझिए बात, बंजर पड़े होते तुम्हारे खेत सदियों तक, अगर मैं मिट्टी में न मिलता तो फिर बोने को क्या होता, कुछ ना होता। बात क्लियर हो गई? सॉइल बन गया, और क्या फिर बनेगा? जल का संरक्षण, संरक्षण करेगा। भाई प्लांट्स हैं, प्लांट क्या कर रहे हैं? अपनी जड़ों से संरक्षण कर रहे हैं। प्लांटेशंस क्या कर रहा है? रेनिंग्स को इनवाइट करता है, इनवाइट करेगा, संरक्षण करेगा सब चीजों को। आगे क्या है? बस पॉइंट आप लीजिए, बायोलॉजिकल में लिख लीजिए। बायोलॉजिकल में बहुत सारा लिख सकते हो, लिख लीजिए। फूड देगा, खाना देगा, दवाई देगा, इसका लिखिए फूड, दवाई, लकड़ी, ईंधन, क्या क्या लिखा? फूड, मेडिसिन, खाना, दवाई, लकड़ी, ईंधन, फॉरेस्ट गुड्स लिख लो, जंगल के उत्पाद, शहद देगा, लाख देगा, शहद देगा, लाख कीड़ा जो होता है, लाख देगा, सिल्क वर्म, क्या रेशम, रेशम देगा, देगा कि नहीं देगा? मोम देगा ना? और लिख लीजिए कुछ और, जीन देगा, जीन, भाई बायोलॉजी तो जीन दे रहा है, जीन दे रहा है, स्पीसीज दे रहा है, इकोसिस्टम दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, लाख। लाख जैसे आपने देखा होगा कि जैसे पेड़ों पर जो है कीड़ा होता है तो एक किस कलर का होता है वो जो निकलता है गोंद जो उसका, अरे वो चॉकलेटी कलर का निकलता नहीं है, चॉकलेटी कलर का निकलता है, उससे चूड़ियां बनाई जाती है, लाख की चूड़ी, उसकी लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं, उसी लाख से खिलौने बनाए जाते हैं, और ये लाख का कीड़ा होता है। दूसरी बात बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में पूछता है कि लाख कल्चर में जो है, कई बार पूछा लाख, लाख नहीं, ये लाख, और आदमी का दिमाग इसी पे जाएगा लाख। ये लाख कल्चर जो होगा, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस करता है। यूपीपीसीएस से समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है कि जो लाख है, ये जो कीड़ा है, ये मेल ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, फीमेल ज्यादा करेगा? तो फीमेल ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। ध्यान दीजिए, सवाल पूछा गया, इसलिए मैं बता दूं, जब पूछ लिया आपने तो इसलिए बता रहा हूं, लाख जो होता है ये फीमेल ज्यादा करता है। ठीक है, अब लिख लीजिए, आगे लिखिए, सोशल सर्विस में लिख लीजिए क्या क्या है, सामाजिक सेवा में लिख लीजिए। एस्थेटिक वैल्यू का मतलब सौंदर्य, सौंदर्य देता है। टूरिज्म देता है, टूरिज्म, टूरिज्म अभी बताते हैं कैसे। शिक्षा अनुसंधान का
केंद्र देता है, शिक्षा एवं अनुसंधान का कार्य देता है, सांस्कृतिक मूल्य भी है इसके, सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है। देखिए मसला हर चीज को खूब कई डायमेंशन सोचोगे और उस पर जो बहस होगी और थोड़ा थोड़ा आपस में बात करेंगे, बात करने से एक दूसरे से एक्टिव स्टडी होगी, आपकी भी सोच उस समय काम होगी। और वही चीज जो कहीं फंस जाता है या टीचर को फंसा देता है, दोनों मसला होता है, तब वो याद रखता है। क्योंकि जैसे सिविल्स एक चीज हो गई, उसमें ये ज्यादा दिमाग में रखना चाहिए। हाई स्कूल इंटर में तो मास्टर फंसा ये तक, ये तो खैर जो आता है वो खुद इतना करके आया, कोई मसला नहीं। लेकिन कहने को मतलब जहाँ पर थोड़ी रुकावट होती है वो चीज हमेशा ब्रेन में बैठ जाती है। अब जैसे हमने बताया बायोडायवर्सिटी सोशल सर्विस दे रहा है, तो सोशल सर्विस में पहला क्या बताया हमने? सौंदर्य। आप देखिए जैसे हम गए वैली में गए, आप इस जाड़े में, जैसे जाड़ा है अपने गांव में आए, हरियाली, सरसों का फूल, गेहूं का वो, आम का पेड़, हर जगह पर सौंदर्य दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ग्रीन कारपेट बिछी हुई है और उसी ग्रीन कारपेट में उछलते हुए हिरन, उसी में दौड़ते हुए कुत्ते आपस में जब लड़ गए तब, बिल्ली आई घर में, सुक्ति लगी कि नहीं लगी? सौंदर्य का प्रसाधन तो है कि नहीं है? ये कौन दे रहा है? बायोडायवर्सिटी तो है। उसी में प्रोटीन साण भी आ गया, वो भी तो खुशी दे रहा है, आया कि नहीं? ये सब क्या है? बायोडायवर्सिटी तो है, तो सौंदर्य का साधन हुआ कि नहीं? आप चले जब स्प्रिंग सीजन में कितने खूबसूरत फूल दिखेंगे आपको, जी सर, रेड कलर का पूरा कारपेट बिछा हुआ है। ये बायोडायवर्सिटी की ही वजह से पूरी सुंदरता, सौंदर्य चीज दिख रही है। आजकल हर आदमी अपने घर में गमला पाले हुए, गमला लिए है कि नहीं? गमला लगाए कि नहीं लगाए? लगाए। और 50 छोटे-छोटे गमले, वो क्या, वो कुछ आपको क्या दे रहा है? वो कुछ फल दे रहा है? सिर्फ 50 बार जाके झांक झांका देखा है, सेल्फी लेता है हरदम, आप क्या नहीं, सेल्फी डाल करके नीचे वाला लगाता कि देखो ये है, सौंदर्यता के लिए तो कर रहा है। और वो सारी चीज सौंदर्यता खुशी दे रही है, और दुनिया में खुशी पाने के लिए पूरा स्ट्रगल है पूरा। अगला पॉइंट क्या है? टूरिज्म क्या नहीं दे रहा है? पर्यटन। क्या नैनीताल का बायोडायवर्सिटी अलग की वजह से तो दे रहा है? तो खरीद है। क्या टुंड्रा रीजन्स बायोडायवर्सिटी अलग होने की वजह से दे रहा है? प्लेन रीजन्स की वजह से तो दे रहा है? ये सारी चीजें बायोडायवर्सिटी है। अगला शिक्षा अनुसंधान का शिक्षा का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वर्क नहीं। भाई आप देखिए जितना भी बायोलॉजी के ऊपर, बॉटनी, जूलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, किस पे कर रहा है? शिक्षा, किस पर रिसर्च कर रहा है? जीन वगैरह पर, जीवों के ऊपर कर रहा है। जीन वनस्पति, कोई मछली के ऊपर कर रहा है, कोई पौधे के ऊपर कर रहा है, कोई टिड्डा के ऊपर कर रहा है, कोई मक्खी के ऊपर कर रहा है। रिसर्च ही तो सब है। जी कोई सर, मनुष्य के ऊपर कर रहा है। तो अगर बायोडायवर्सिटी ना होती तो रिसर्च हो पाते इस लेवल पर नहीं होगा। एक जीव होता उसी पर सब लोग लगे। साइंस की दुनिया में कोई भी व्यक्ति देखिए, हर व्यक्ति अलग अलग चीजों पर रिसर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये रिसर्च कौन है? अब समझ में आया, वन मैन आर्मी आ गया। ठीक है, रिसर्च के लिए बायोडायवर्सिटी तो है। अगला क्या है? अनुसंधान
अरे वही बरोबर सांस्कृतिक मूल। सांस्कृतिक मूल्य बताइए कैसे होंगे? क्योंकि सर अलग अलग जगह पे पहनावा खान पान है, वहाँ की मतलब वेशभूषा, वहाँ पे जैसी वनस्पतियाँ मतलब जैसे प्रोडक्ट अवेलेबल रहेंगे उस हिसाब से वो लोग रहन सहन अपना करेंगे। ये सब जैसे देखिए, क्या तुलसी के पौधे को पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है? की जाती है, हाँ। नीम की जाती है कि नहीं की जाती है? की जाती है। बरगद की जाती है कि नहीं जाती की है? जाती है। सांप की जाती है कि नहीं की जाती है? नाग पंचमी पे ये क्या है? देखो, ये सब सारी चीजें जब हमारे बुजुर्गों को, हमारे पुरखों को साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में नॉलेज नहीं था, तो वो साइंटिफिक साइंस जो होता है वो सच्चाई की तलाश जो करता है वो एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पर करता है, और रिलीजन जो होता है वो सच्चाई की जो तलाश करता है वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर करता है। एक एक्सपेरिमेंट और एक एक्सपीरियंस। वो बरगद को किसी गॉड से जोड़ दे दिया, वो इसलिए उसकी कोई काटे ना, वो इसलिए ना काटे क्योंकि ये 24 घंटा ऑक्सीजन। तुलसी का पौधा ये इसलिए मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, नीम का पौधा एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज करता था। तो अगर उसके एक रिलीजन से, उसके कल्चर से ना जोड़ देते तो इस बायोडायवर्सिटी की सुरक्षा कैसे होती? नहीं हो पाती होती ना। तो साइंस तो तब नहीं था, लेकिन हाँ सोचा कि कहीं ना कहीं ये फायदेमंद है तो इससे जोड़ दो। चीज साइंटिफिक होता है, और रिलीजन्स का भी सारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, उसको मानव की वेलफेयर के लिए होता है, मानव की भलाई के लिए होता है। ऊपर यार जन्नत जहन्नम क्या होगा वो अलग बात है, पहले यहाँ तो देखो नहीं, पहले ये जरूरी है, यहाँ गड़बड़ा जाएगा सब बेकार हो जाओगे क्या ना। तो साइंस के कल्चरल वैल्यूज जो है ये है, वो कल्चरल वैल्यूज पौधों को, जानवरों को, अगर अलग अलग प्रकार की बायोडायवर्सिटी ना होती तो क्या प्रोटेक्शन हो पाता? नहीं हो पाता। कल्चरल वैल्यूज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एसिड रेनिंग्स में आज हमें पता लगा कि एसिड रेनिंग हो रही है, और किसकी वजह से? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। एसिड रेनिंग आज साइंस ने पता किया ना, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम सब के घरों में जो माँ बाप कुछ नहीं पढ़े हैं यही तो कहते हैं भैया पहली बार इस बच्चे को मत निकलना, दाने निकलना। भाई यही तो कह रहे हैं, और आज सदियों से कह रहे हैं। वही जो बचपन में हम लोग निकलते तो हम सब पेरेंट कहते भैया पहली पहली बार बस रहा, अब न निकलना। अब दादा परदादा से भी उनके दादा परदादा ही कहे होंगे, कैसे कैसे वो उन्होंने कहा? साइंस एक्सपीरियंस के बुनियाद। साइंस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे करेगी, और रिलीजन जो होता है एक्सपीरियंस। समझ रहे हो? नहीं समझ बात? ये सब चीजें सब जो जोड़ी गई है वो कहीं ना कहीं उसका साइंटिफिक रीजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। एक पॉइंट लिख लीजिए, चलो उसका पता आप जानते हैं, जिसको जानते होगे हमारे ख्याल से उसको छोड़ दें। अब क्या मालूम क्या जानते हो? एक्सपीरियंस उसमें स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवेंटनेस समझ रहे हो नहीं? अब तो एग्जांपल देके बताए थे ना। यस जी सर। बायोडायवर्सिटी अधिक रहेगी तो अच्छा, अब एक देखो एक चीज हम बता देते हैं थोड़ा सा।
देखिए बहुत आराम है। बताइए कुछ फर्क लगा? 6 जीव इधर है, 6 जीव उधर है, क्या कुछ फर्क पड़ा? जी सर। हाँ डाइवर्सिटी इसमें अधिक है। बहुत कहाँ फर्क थोड़ा पड़ता है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। ये को- मतलब देखो प्रजाति का इसमें से यहाँ पर कितनी स्पीशीज हैं? 3 और यहाँ पर 2 2। ठीक है, जब जीवों की संख्या समान है लेकिन वो जो जीव है वो अलग अलग प्रजाति है, जहां पर प्रजातियां अलग होगी वो स्पीशीज रिचनेस को शो करेगी। एक जगह है जहां पर जीवों की संख्या समान है, 6 यहाँ भी है, लेकिन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं और इसको बोला जाता है स्पीशीज इवननेस। एक इंडेक्स होता है जो बायोडायवर्सिटी को इंगित करता है। यूपीएससी पूछेगा कि ये इंडेक्स क्या डिनोट, ये इंडेक्स किसके लिए है। दूसरा दे देगा कि एक मार्क्स दे देगा कि अगर ये नंबर 1 है तो क्या होगा और इसका इंडेक्स का नंबर 0 है तो क्या होगा। कौन सा इंडेक्स बायोडायवर्सिटी को डिनोट करेगा? फिर से सर। ये एक इंडेक्स एक साइंटिस्ट है उन्होंने बनाया था, वो चीज में बताने जा रहा है। ठीक है, लिख लीजिए सिम्पसन इंडेक्स। सिम्पसन इंडेक्स हटा दें। हाँ सर। देखिए ये चीजें कुछ नहीं है, लेकिन जब यूपीएससी पूछेगा तो वहां आपको क्या होगा, स्टेटमेंट को पढ़ करके और देखना होगा कि कहां पर स्पीशीज ज्यादा है, कहां कम है। जहां कम होगा तो उसके आपको इवननेस को प्रमोट करना होगा। जहां पर स्पीशीज ज्यादा है, अलग अलग प्रजातियां हैं, तो रिचनेस को डिनोट करना पड़ेगा। ये आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, वो ऐसे ही जब क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस से पूछेगा तो ऐसे ही स्टेटमेंट दे करके इसे गोला गोला बना कर दे देगा। इसे गोला बनाएगा इस तरह से, फिर ये बताएगा, फिर बताएगा ये नहीं, फिर बताएगा ये स्पीशीज रिचनेस है, उसके बाद बताएगा सिम्पसन इंडेक्स क्या कह रहा है। तो पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जहां प्रजातियां ज्यादा हैं तो रिचनेस होगा, जहां पर प्रजातियां कम है वहां पर इवननेस होगा। और फिर ये भी मालूम होना चाहिए सिम्पसन इंडेक्स किससे रिलेटेड है। तो वो एकदम एक स्टेप छुपा करके दूसरा स्टेप पर पूछेगा सवाल। तो अगला है सिम्पसन इंडेक्स। सिम्पसन इंडेक्स लिख लीजिए सिम्पसन इंडेक्स को जीव विविधता का इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो सिम्पसन इंडेक्स जहां मिले तो क्या समझ जाओगे आप, तुरंत क्या समझोगे जैव विविधता कि ये जैव विविधता से संबंधित है, पहली बात। ठीक है, अब लिख लीजिए सिम्पसन इंडेक्स का उपयोग किसी आवास की
बायोडायवर्सिटी को मापने के लिए किया जाता है। बायोडायवर्सिटी की किसी क्या लिखा, बायोडायवर्सिटी को मापने के लिए किया जाता है। इसमें से जीरो डायवर्सिटी, इसमें एक, इसमें दो, इसमें चार। सुनिए मेरी बात, सिम्पसन इंडेक्स में अगर जीरो है तो क्या होगा? डायवर्सिटी जीरो है, मतलब अगर डायवर्सिटी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो तो जीरो कैसे इस्तेमाल करो? डायवर्सिटी अगर कह दिया विभिन्नता तो अपने आप भी जीरो हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकता। नहीं समझे बात? अगर सिम्पसन डायवर्सिटी जीरो है तो बायोडायवर्सिटी नहीं होगी वहाँ पे। बहुत ज्यादा होगी। ठीक, अगर सिम्पसन इंडेक्स 1 है तो इसका मतलब है एक स्पीशीज पाई जाएगी। अगर सिम्पसन इंडेक्स 1, 2, 3 है तो उस हिसाब से 1, 2, 3 स्पीशीज पाई जाएगी। बात क्लियर होगी? अब देखिए, नहीं समझ आई बात? समझ मैंने कहा कि सिम्पसन इंडेक्स क्या है? सिम्पसन इंडेक्स किसी भी क्षेत्र में जो बायोडायवर्सिटी है उसको नापने का एक इंडेक्स पैमाना है। क्लियर हो गया? अगर सिम्पसन इंडेक्स 0 है तो बायोडायवर्सिटी मैक्सिमम होगी, इनफाइनाइट होगी, बहुत ज्यादा होगी। अगर सिम्पसन इंडेक्स 1 है तो स्पीशीज 1, अगर 2 है तो समझ गए बात? नहीं समझ नहीं बात? आगे से किसी कोई दिक्कत? भाई देखिए, सबसे पहली बात, सिम्पसन इंडेक्स किसके लिए? ये सवाल यूपीएससी पूछेगा, क्या बताओगे आप? बायोडायवर्सिटी को आप देखेंगे। और सिम्पसन इंडेक्स को अगर उसने, देखिए यूपीएससी कैसे पूछेगा, दे देगा या एक और चौथा दे दे, कुछ और दे दे। अब देखिए ये क्या बताएगा, सिम्पसन इंडेक्स के बारे में पूछ लेगा कि सिम्पसन इंडेक्स कौन इनफाइनाइट जीरो, सिम्पसन इंडेक्स 0 दे दिया, निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? ऑप्शन देगा, पहला केवल, दूसरा केवल, तीसरा क्या बताओगे? तीसरा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जिस तरह से इस तरह से पूछेगा, ठीक है? ऐसा नहीं बात नहीं। सिम्पसन इंडेक्स में अगर 0 होगा तो क्या 0 होगा? कि मतलब सर स्पीशीज की संख्या क्या होगा? देखिए उसको माना असम्पशन किया जाएगा ना। दुनिया में कोई भी चीज अगर 100 मान लिया जाता है और उसके लिए 1 करोड़ से तुलना कर दी जाती है तो एक स्टडी, ये स्टडी है ना, स्टडी में ये रखा गया है
तो अगर सिम्पसन इंडेक्स 0 है तो इसका मतलब है उस क्षेत्र की जैव विविधता बहुत ज्यादा है। अगर सिम्पसन इंडेक्स 1 होता तो क्या एक प्रजाति होती, यही तो बात हुई, कोई दिक्कत। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ये दे दिया, मान लिया देखिए, चार ऑप्शन है। यूपीएससी इस तरह से पूछेगा, उसको गोला बना बना करके जाना, या एबीसीडी भी नहीं तो ऐसे इस तरह से बनाएगा जाना। यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी वनडे सिर्फ नाम देकर, लेकिन कमीशन जो पूछेगा इंडिकेशन रूप में देगा। जैसे पूछेगा इसमें निम्नलिखित में मैक्सिमम रिचनेस कौन सा है? पहला। इसका होगा पहला वाला। घबराइए ना, बिल्कुल बहुत रिलैक्स हो करके। सबसे ज्यादा रिचनेस किसकी होगी? ए वाले का। इसमें पूछेगा मैक्सिमम इवननेस किसका? चौथा। जब रिचनेस इवननेस समझे रहोगे तभी तो जान पाओगे। यूपीएससी इधर से ये सब पूछेगा, डायरेक्ट इस तरह से पूछेगा। जिसको कमीशन यूपीपीसीएस वगैरह जब छोड़ देता है वो चीज पूछेगा। सिम्पसन इंडेक्स के बारे में पूछेगा, जिसके बारे में कभी सुना ही ना हो, तो उस तरह से पूछेगा क्या। ठीक है, तो आप देखिए रिचनेस भी जहां भी दिख जाएगा आप तुरंत पहचान जाओगे। जहां पर इवननेस दिख जाएगा तुरंत आप पहचान जाओगे। बात समझ गए? इस तरह से ये तो हम लोगों ने तुरंत यही क्वेश्चन बनाया है। जो पूछेगा वो बड़े एनालिसिस करके प्रोफेसर से बनाएंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर समझे रहोगे उसी को एक एक पॉइंट पढ़ते हुए, बहुत ध्यान से पढ़ते हुए अपने आप टारगेट पहुंचो। समझ गए बात? क्या पढ़ लिया आपने जो है अब तक? सिम्पसन इंडेक्स। अब लिख लीजिए जैविकता का प्रतिरूप पैटर्न। जैविकता का प्रतिरूप पैटर्न। ठीक, अब देखिए क्या जैव विविधता लैटिट्यूड पर डिपेंड होता है? जैव विविधता मोस्टली क्लाइमेट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है ना। जैव विविधता को क्लाइमेट बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है कि नहीं करता है? जलवायु करता है। पूछेगा क्या अक्षांश जो होता है जो विविधता को रेगुलेट करेगा? क्योंकि जैव विविधता किससे कंट्रोल हो रहा है? मोस्टली जलवायु से। और जलवायु किससे रेगुलेट हो रहा है? अक्षांश हो रहा है कि नहीं हो रहा? अक्षांश कहीं ना कहीं अक्षांश से जलवायु रेगुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर कम होगा। ऊपर शब्द ऊपर का अल्टीट्यूड अलग ऊपर से। तो पहला आप इस तरह से डालोगे, नहीं उनका जो है वो
वो था। अब दूसरा है तो जैसे जैसे हम लोग ऊपरी अक्षांश में जाएंगे, बायोडायवर्सिटी क्या होगी? घटेगी। क्यों? टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। तो लिख सकते हो अक्षांश जो है सामान्यता, अक्षांश बायोडायवर्सिटी को रेगुलेट करेगा, ठीक करेगा। समानता इसलिए बनाया, समानता क्यों किया? क्योंकि सर देखिए कम्युनिकेशन यूपीएससी जब पूछेगा तो एक एक शब्द को करेगा, नहीं तो वहां फंस जाएगा। क्योंकि सर जो मतलब 0 से 23.5 तक। नहीं देखिए, जैसे आपने देखा कि ये 0 है, जी सर, ये इस तरह से है जी सर, और 90 को पहुंच गया। हाँ सर। हमें हमेशा इधर जैसे से जाएंगे बायोडायवर्सिटी क्या होगी? कम होगा, कम होगी, और टेम्परेचर भी कम कम होगा। कम होगा। चलो इसको भी गलत बना दिया, चलो ठीक। टेम्परेचर ये अंडरस्टूड है, टेम्परेचर घटेगा, हाँ सर, बायोडायवर्सिटी होगी। लेकिन अक्षांशीय विस्तार के साथ कहीं का ना कहीं बहुत सारी चीजों को लोकल फैक्टर भी तो रेगुलेट करता है, हाँ सर, ऊंचाई करेगा ना। जैसे आप देखिए, कहने का मतलब यहाँ पर अगर 100 जीव है तो यहाँ 90 होना चाहिए, यहाँ 80 होना चाहिए बायोडायवर्सिटी स्पीसीज मतलब, और यहाँ 70 होना चाहिए, यहाँ 60 कम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ 100 है, हो सकता है यहाँ पर कोई लोकल फैक्टर हो, जहां पर वो लोकल फैक्टर 140 स्पीसीज यहाँ पे हो। लोकल फैक्टर का मतलब वहां की लोकल पौने होती कि नहीं होती हैं सर। लोकल पौने की वजह से होगा। कोई तालाब बेहतरीन झाड़ बन गया हो, वहां पर बायोडायवर्सिटी होगी। कोई और जब वहां पर पानी का रीजन अच्छा हो गया तो वहां पर प्लांटेशन बड़ा अच्छा हो गया हो, प्लांटेशन होने की वजह से एनिमल्स बहुत सारे हो गए हो। तो लोकल फैक्टर पे अगरचे अक्षांशीय विस्तार ज्यादा है, फिर भी वहां पर बायोडायवर्सिटी रिच हो गया। इसीलिए जब शब्द लिखोगे सामान्यता कमीशन तुरंत पकड़ लेगा, यूपीएससी नहीं एकदम छोड़ने वाला है। तो आप सीधे बताओगे कि समानता अक्षांश के बढ़ने से बायोडायवर्सिटी घट जाती है। समझ रहे हो? इसको लिख लीजिए सामान्यता। और आप ये समझ गए हो कि कोई लोकल फैक्टर भी हो सकता है जो बायोडायवर्सिटी को अक्षांश के बढ़ने से भी बढ़ जाती है। लिख लिया? लिखो, लिख लीजिए समानता अक्षांश के बढ़ने से बायोडायवर्सिटी घट जाती है। एल्टीट्यूड्स बताइए। सी लेवल है ये, लॉन्गिट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉन्गिट्यूड तो ऐसे ही है। तो अगर मान लिया ये वाला 0 है तो चारों तरफ ऐसे 0 होगा ना, तो लॉन्गिट्यूड से क्या फर्क पड़ जाएगा? लॉन्गिट्यूड थोड़ी फर्क पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे लॉन्गिट्यूड खड़ी लाइन, तो अगर ये गोला है तो इसके ऊपर हम जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे तब ठंडक बढ़ती जाएगी। और अगर 0 लैटिट्यूड ये है तो लॉन्गिट्यूड का मतलब हुआ ये इधर वाला,
तो ये अगर हम करेंगे तो ये जीरो अक्षांश है, तो जीरो अक्षांश ही से तो ऊपर जाने से बढ़ेगा, और लॉन्गिट्यूड तो सब बराबर एक तरह से है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात सही है। अल्टीट्यूड आप बताएंगे क्या? अब आज एक हफ्ते बाद बढ़िया तैयारी की, अब बताओ अगर ऊंचाई बढ़ने घटने से क्या फर्क पड़ेगा? सवाल सब छोटा के जाएंगे। हाँ? ऊंचाई बढ़ने से क्या जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलो, घबराओ मत, कुछ नहीं आता, बोलो। ऊंचाई जब हम जाएंगे ऊपर, ज्योग्राफी पढ़ा के नहीं, जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा। जब पहाड़ पर गर्मी में लोग कहाँ जाते हैं? पहाड़ पे जाते हैं। क्यों पहाड़ पे जाते हैं? ठंडी लगे ना, थोड़ा ठंडा हो जाए, यही तो अमूमन ये होता है। देखो कितना टेम्परेचर, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कितना घटेगा? डिग्री सेल्सियस। ये तो घट जाएगा। जब हम पहाड़ों पर जाएंगे, जब हम पहाड़ों पर जाएंगे तो ऊंचाई पर ठंडक क्या होगी? बढ़ेगी, और ठंडक जब बढ़ेगी तो बायोडायवर्सिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। ऊंचाई पर जाने पर बायोडायवर्सिटी घटती जाती है। आप लिख लीजिए भाई, टेम्परेचर ही तो वनस्पति को निर्धारित कर रही है, और वनस्पति अगर निर्धारित टेम्परेचर से हो रही है तो T1 कंट्रोल हो रहा है, और T1 के ऊपर डिपेंड कौन है? T2। अगर T1 इफेक्ट हो गया तो T2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और T2 जब हो जाएगा T3 हो जाएगा, तो बायोडायवर्सिटी घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? घट जाएगा। भाई अगर रेगिस्तान में हम लोग जाते हैं तो रेगिस्तान में क्यों एनिमल्स नहीं बहुत सारे मिलते हैं? क्योंकि T1 की संख्या T1 नहीं है। जब T1 नहीं है तो क्या खाएगा पिएगा? क्योंकि केवल हमारे खाने से ही नहीं बायोडायवर्सिटी होगी, हम लोग तो कहीं से लाएंगे, लेकिन सूक्ष्म जीव है और सब लोग हैं, जब वो नहीं रहेंगे और तो फूड चेन लिस्ट नहीं रहेगी ना, और फूड चेन नहीं तो फूड वेब नहीं होगा। बात समझो, इस तरह से समझो बिल्कुल जो है। अब देखिए दूसरा लिख लीजिए फैक्टर्स क्या होगा? प्रजाति क्षेत्र संबंध, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप संबंध। Species area relationship. लिख लीजिए आमतौर पर बड़े क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों की तुलना में अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मजबूत यूपीएससी के लिए पॉइंट बन सकता है। बात समझ गए? देखो हमने कहा कि जहां पर क्षेत्रफल बड़ा है और सारे कारक मौजूद हैं, भाई बायोडायवर्सिटी के लिए जो कारक है मौजूद होना चाहिए,
वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा। अब छोटा सा प्रूफ करिए कैसे होगा। एक ये रीजन है, ये रीजन है। कमीशन इसे गोला देगा और कुछ नहीं बनाएगा, वो आप शब्द नहीं बनाएगा, गोला दे देगा तो आदमी का ये बड़ा फूल जाएगा, देख बाप रे बाप ये गोला क्या बना है, और कल लिखे रहेगा बायोडाइवर्सिटी। अब आदमी सोचता बायोडाइवर्सिटी है और ये गोला का है बीच में आ गया। मैंने कहा कि अगर क्लाइमेटिक कंडीशन इन चारों में सेम है, क्लाइमेटिक कंडीशन चारों में कॉमन है, ऐसे कंडीशन में बताइए कि बायोडाइवर्सिटी पूछेगा मैक्सिमम किसका होगा, ये पूछेगा सवाल। पहले वाले चूंकि हमने बता दिया कि इसमें ज्यादा होगा। अब आपको दूसरा बताइए कि कैसे प्रूफ करोगे। हम बता चुके हैं उसको, देखिए यूपीएससी सिर्फ सोचवाएगा बस और कुछ नहीं, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल की जरूरत नहीं है, वो आपको सोच करेगा। बताओ क्या होगा। मैंने कहा कि जो इन चारों गोलों में बायोडाइवर्सिटी किसमें ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले में क्यों होगी हम बता चुके हैं, रीजन बताएं। क्लाइमेट मैंने कहा सब में कांस्टेंट है, अगर क्लाइमेट कांस्टेंट नहीं से क्या हुआ बढ़िया तो मतलब थोड़ी मान लिया यहाँ स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब है 5 स्पीसीज इसमें है जी सर। हाँ मतलब इसमें जो है 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, लेकिन स्पीसीज केवल फर्क हुए हैं, लेकिन हो सकता 50 जीव इसमें भी हो और इसमें 1000 जीव हो नंबर हो, इसमें 500 नंबर हो और इसमें 200 नंबर हो और इसमें 100 नंबर हो। क्योंकि सर वहाँ पे T1 की संख्या भी तो ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्षेत्र होगा। अगर इविल क्वाड्रेट लाने क्या होता है? 4 महापाप, 4 पाप। हाँ सर, वो सर जो मतलब अतिक्रमण डिस्ट्रक्शन सबसे बताया था कि नहीं है कि पर्यावास हैबिटाट डिस्ट्रक्शन में हमने बताया था, फ्रैगमेंटेशन भी तो था। जी सर। हाँ फ्रैगमेंटेशन का मतलब हुआ कि अगर ये एरिया है तो बड़ा बढ़ गया, ये टूट गया, ये छोटा हो गया ना, तो जो एनिमल्स हर एनिमल्स का एक रेंज होता है बताने वाले और एक कुत्ता का रेंज होता है कि नहीं होता है। जी सर। शेर का अलग। भाई वो नहीं जाएगा दूसरे इलाके में मारपीट हो जाएगी और बड़ा युद्ध स्तरीय लड़ाई होती है, जबरदस्त होता है कि नहीं होता है। तो हर जीव की एक रेंज होता है, पता लगा ये रेंज यहाँ तक है। अब ये रेंज से क्या हुआ, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है और साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब जो होता है ये जीव के विलुप्त का कारण होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना ही बड़ा आवाज होगा, असामान्यता जो होता है ज्यादा बड़ा होगा तो स्पीसीज की संख्या ज्यादा होगी। बनिस्बत ये बात कौन प्रूव कर दिया, आप कह सकते हो इवन 4 बट इवन सी प्रूव कर देता है। बात समझ में नहीं समझ। अब लिख लीजिए जैव विविधता के स्रोत। बताइए सोर्सेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
विविधता के वस्तु। देखो मतलब ये है, जैसे ये एरिया है, ठीक है, देखिए मेरी बात, ये एरिया है, इस एरिया में एक एरिया ये है, जितना बड़ा ये है इतना बड़ा ये है, इस एरिया में 100 जीव है और इस एरिया में भी 100 जीव है, लेकिन इसमें ए बी सी है और इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे है। नंबर ऑफ जीव क्या है 100 और नंबर ऑफ जीव 100 इसमें भी है, लेकिन ये जो है अलग अलग है और वो एक तो जहां समान है इवननेस होगा और जहां पर स्पीसीज अलग अलग है वो क्या होगा रिचनेस। अब आपको ये क्लियर हो, रिचनेस इवननेस क्लियर हो, कौन सा इंडेक्स से प्रूफ बताएगा? सिम्पसन। किसी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को कौन बताता है? सिम्पसन। सिम्पसन इंडेक्स। इतनी बात मेरी समझ में आ गई? अब देखिए ये कह रहे हैं एरिया सेम है, क्लाइमेट भी सेम है, लेकिन इसके अंदर स्पीसीज रिचनेस है और उसके अंदर स्पीसीज इवननेस है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? सोचो कुछ, यही सब आएगा, मेल में लिखने का आएगा, प्रीलिम्स में आएगा, क्या कुछ 2-3 पॉइंट अगर आपके दिमाग क्लिक किया आप आंसर लिख दे जाएंगे। प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं सर, ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। चलो अगर प्राकृतिक कारण हो गया, ह्यूमन मेड हो गया, तो जीव के अंदर क्या चीज आएगी? जैसे कि सर वहाँ पे हो सकता है कि टेम्परेचर जो मतलब अगर हो सकता है कुछ जीव जो उसी टेम्परेचर में सिर्फ मतलब सीमित ही जीव हैं, जैसे कि 2 ही प्रकार के अगर जीव हैं। टेम्परेचर मैंने कहा कांस्टेंट है, दोनों बराबर। क्लाइमेट कांस्टेंट है, मैंने कहा ना, ये तो बताएगा। जी सर। कंडीशन कांस्टेंट है, सब में बराबर है भाई सर दोनों चीज क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ जो है, जो यहाँ है, सब कॉमन है। तो क्या हो सकता है? यहाँ तो जैसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे, हैं? पेड़ पौधे जैसे तो पेड़ पौधे वहां भी पाए जाएंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि क्लाइमेट कंडीशन तो सब बराबर है। हो सकता है सर जो मतलब खाद्य जाल है, जैसे कि एक जीव हो सकता है किसी जीव को बहुत ज़्यादा उसका दोहन कर रहा हो। कंडीशन से तो फूड चेन से होगा, फूड वेब से सब चीज होगा। इसीलिए बायोडायवर्सिटी का जो सोर्स ऑफ बायोडायवर्सिटी जो होगा, तो उसमें देखिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक, एक है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? उत्परिवर्तन। क्या है? खुद के अंदर चेंजिंग। उत्परिवर्तन बायोलॉजी में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? खुद में परिवर्तन करना। आपने पढ़ा है अभी करी? हाँ हाँ, तो उठाओ। जब पढ़ा है तो जब बेड़ा उठाया हो तो उठाओ, बताओ, बताइए। बताइए नहीं, बिल्कुल बताइए। आप ऐसे डीएनए में परिवर्तन है, डीएनए में बदलाव, जीन परिवर्तन। देखिए इसके डेफिनेशन ये थे याद कीजिए, सडन हेरिटेबल चेंजेस, मैं हिंदी बता देता हूँ। म्यूटेशन ये कहता है
sudden heritable changes which led to change in the phenotypic character of organism. अचानक किसी जीन के अंदर अचानक चेंजेस हो जाता है और किसी भी जीव के कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारी आंखें, बाल, हाथ, पैर, कलर, पोशाक किसका कैसा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? जी। और म्यूटेशन में ये कहा जाता है अचानक चेंजेस हो जाते हैं। अगर जीन में अचानक चेंज हो जाएंगे तो क्या होगा? उसका बाहरी आकार बदलाव आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और जब जीन चेंज हो गया, बाहरी आकार चेंज बदल जाएगा तो प्रजाति बदलेगी, बायोडायवर्सिटी बदलेगी, नहीं बदलेगी? ठीक है। और इस प्रोसेस में मान लिया, म्यूटेशन में अभी मान लिया जैसे किसी चीज को पाने के लिए कोई मंजिल है, वहां तक पहुंचने की कई सीढ़ियां हैं ना, कई स्टेप्स हैं। तो म्यूटेशन जो है ये पहली सीढ़ी है। स्पीशीज बनने में कई और भी फैक्टर्स लगेंगे, लेकिन म्यूटेशन अगर हुआ है तो बायोडायवर्सिटी किस रिस्पेक्ट में हुई है? जीन आज सही बढ़िया बताया। अब नहीं सही है, मतलब जो है अब आप समझने लगे ठीक है, क्या नाम है? अगर अभी हमने कहा कि जीन में चेंजेस आ गए, माइन्यूट पॉइंट बता रहे थे, जीन में चेंज आ गए, तो आपने लिंक कर दिया कि जो पहले पढ़ा था कि जेनेटिक बायोडायवर्सिटी भी तो थी। जी सर। तो इसका मतलब हुआ कि जेनेटिक डायवर्सिटी यहाँ पे आ गई, और जेनेटिक डायवर्सिटी भी तो एक बायोडायवर्सिटी है कि नहीं? और जीन डायवर्सिटी के बाद एक लंबे प्रोसेस के बाद कई जीन्स का पूलिंग होते होते कई एक नई प्रजाति डेवलप हो जाएगी, नहीं? ये प्रोसेस जब आगे चलेगा और कई तरह की जीन्स में प्रॉब्लम चेंजेस आएंगे तो क्या बन जाएगा? स्पीशीज डायवर्सिटी। और यहाँ पर इसीलिए म्यूटेशंस के बाद स्पेसिएशन जो होता है, यानी प्रजाति बनना को स्पेसिएशन कहते हैं, ये भी आपको बायोडायवर्सिटी बदले। बात समझ गए नहीं? दूसरा तीसरा एक प्रकार आपने देखा होगा माइग्रेशन। माइग्रेशन देखा कि नहीं देखा? माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन कितने प्रकार का होता है? दो तीन समझ करके दो मत बता देना। हाँ सही है, दो प्रकार का होता है, इन माइग्रेशन और ई माइग्रेशन। ठीक, ये क्या है? कहते हैं आई। आई का मतलब अंदर आना, और ई का मतलब बाहर एग्जिट। क्लियर होगी बात? अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में अलग अलग प्रजातियां आ गई तब भी तो रिचनेस होगा कि नहीं होगा? तो तीन फैक्टर्स हैं बायोडायवर्सिटी का सोर्स। तो लिख लीजिए पहला सोर्स उत्परिवर्तन। थोड़ा सा बस इसमें लिख लीजिए, म्यूटेशन उत्परिवर्तन जीवों के आनुवंशिक पदार्थ
आनुवंशिक पदार्थ में परिवर्तन करके आनुवंशिक विविधता को बढ़ाते हैं। क्लियर हुई बात? अब सवाल थोड़ा सा ही बताओ, फिर यहां से पूछेगा। 3 फैक्टर्स आपने बताए, 3 फैक्टर्स बताए कि ये 3 फैक्टर जो है क्या बढ़ा रहे हैं? बायोडायवर्सिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़ा रहे हैं ना किसी क्षेत्र की। सुनिए मेरी बात, सवाल ये एलाबोरेटिव जो उस तरह से बहुत है नॉर्मल, लेकिन अब देखो समझ, आप बताइए कितने फैक्टर्स आपने बताया बायोडायवर्सिटी किस क्षेत्र में बदलने का? एक क्या है? म्यूटेशन, दूसरा स्पेसिएशन, तीसरा इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन लिखो, माइग्रेशन, इमाइग्रेशन। इन तीनों फैक्टर जो बायोडायवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं, इन तीनों फैक्टर में कौन सा फैक्टर किसी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने में सबसे स्लो प्रोसेस होगा और कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने फैक्टर होगा? माइग्रेशन जो होगा ज्यादा होगा, वो फैक्टर, माइग्रेशन फैक्टर किसी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण होगा। होगा कि नहीं होगा? भाई यहाँ बताओ, एक ही दिन में बहुत सारे आते हैं। और सबसे स्लो प्रोसेस कौन होगा? बायोडायवर्सिटी, किसी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने का सबसे स्लो प्रोसेस कौन सा होगा? क्योंकि म्यूटेशन बायोडायवर्सिटी का पहला स्टेप है, स्पेसिएशन दूसरा है। तो यही बात पूछा है कमीशन ने, डायरेक्ट पूछा गया है कि बायोडायवर्सिटी का स्रोत में सबसे स्लो प्रोसेस कौन होगा? म्यूटेशन और बायोडायवर्सिटी, किसी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को बढ़ाने में सबसे तेज स्रोत कौन सा होगा? बात समझ गए? रात को रोशनी को लगा बढ़ा दिया जाए यहाँ पे, माँ, तिनका, छिपकली, खटमल पूरा सब भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? खटमल तो जरूर याद करता है, खटमल, चूंटा, चूंटी, छिपकली सब भर जाएगा ना? तो ये तो लिख लीजिए, इंसेक्ट क्या होता है? ये किसका मेंबर है इंसेक्ट? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का है। और इंसेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर कमीशन का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। जीवेगा बिच्छू जन्म लेने के बाद स्कॉर्पियन, जाल कौन बुनता? मकड़ी, स्पाइडरमैन, ठीक, किलनी
कहाँ मिलेगा? जानवरों के पास। उसी से मिलेगा। हाँ। और मक्खी नीलो सही थे। पूछता है which one of the following is not निम्नलिखित में कौन असम है या विषम? बिच्छू। बिच्छू क्यों है? बिच्छू इसलिए कि वो जहरीला है। नहीं, खेती हो गया नहीं। जन्मजनिक बात नहीं। ये जहरीला हम आपके लिए किसी के लिए नहीं जहरीला होगा। ये बायोलॉजी की दुनिया है। मक्खी अलग है। इसमें आपको उड़ती है। सिर्फ जहर और जहर की बुनियाद पर नहीं होता है। मक्खी अलग उड़ती है। ये कह रहे हैं मक्खी फर्जी वाली बात। आप बताएंगे आज? कौन बताएगा? वही है। Which one of the following is hot? मक्खी केवल उड़ती है, बाकी सब रहते हैं। भाई काहे मक्खी अलग है? उड़ती है। तो उड़ने से चलो ठीक है, उड़ने वाला कोई ऐसा कर लो क्या नाम है उसको, उड़ने वाला छोड़ो। बायोलॉजी वाला ही ये तो यार वैसे तो मक्खी फ्लाइट भी अलग एडाप्टेशन है। जैसे मक्खी मैमल है। नहीं आपने एक बात जो उसमें आता है सीसाइड पे आएगा तो मारेगा तो क्लेम भी कर सकता हाँ, है, सर। लेकिन जो उसमें बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा जाएगा। जैसे आपने देखा मैमल्स है, मैमल्स जैसे मछली है, तैरती है, तो आपने व्हेल जो है वो मैमल से नहीं, वो तैरती है तो मैमल मछली तो हो गई, लेकिन फिर भी वो मैमल कहा जाता है कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा जाता है। जी सर। तो अब सवाल उठता है इसमें कौन ऑड है? बिच्छू जन्मदिन के बाद मर जाता है। अगर बिच्छू है तो क्यों बिच्छू अलग है, और मक्खी है तो क्यों मक्खी है? रीजन जरूरी है जानना, बाकी सब थोड़ी है। कीड़ा नहीं है। सब ये आपको कोड़ा आपको कोड़ा तो सब है। ये सवाल कमीशन का फेवरेट है भाई। ये हर अल्टरनेट ईयर में ना सवाल पूछा जा रहा हो, क्योंकि सर बिच्छू जो मतलब बच्चे पैदा करती है वो सर बच्चे मतलब उसको खोल को खा के देने के बाद निकलते हैं ना, वो तो खुद ही निकलते हैं ना सर। क्या चीज? पर एंटीना और एंटीना से बड़ा बिच्छू में तो बहुत बड़ा एंटीना हो जाता है उसको। सर ठीक कीड़ा नहीं है। दूसरा बता। पहला ऑड है, लेकिन रीजन नहीं पता है। उसका सिस्टम मारी रहती है भाई, 50 लोग तो चारे ऑप्शन है कि उसको मार देगा। क्यों है? मैं ये कह रहा था कुछ और देखो जब हम ही इल्जाम लगा दिए। मैं ये कह रहा था ऑड क्या है? अब तक कोशिश की बताने की सब गलत हो गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। सच्ची करते। अब जब मामला गलत हो गया तो क्वेश्चन ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ इन चारों में ऑड कौन है? हमने कहा मक्खी है, फाइलम आर्थ्रोपोडा का। हमेशा ध्यान रखिएगा इंसेक्टा के 3 जोड़ी पैर होते हैं। 3 जोड़ी होते हैं ना? जी सर। इसी को हेक्सापोडा बोलते हैं कि नहीं बोलते? हेक्सापोडा का 3 पेयर्स लेग होते हैं, और इन तीनों में 4 पेयर लेग होते हैं। यही सवाल पूछा जाता है बिच्छू के कितने जोड़ी पैर होते हैं? कमीशन बार बार पूछता है। मकड़ी के कितने जोड़ी पैर होते हैं? ये कमीशन बार बार पूछता है। 4 पैर होते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? कोई उड़ जाए, कोई तैर जाए, कोई लेट जाए, ये उस प्रकार के नेचर के लिए एडॉप्टेशन है। एडॉप्टेशन होता है ना? जी सर। मैमल कभी उड़ता हो देखा आपने? लेकिन कौन सा मैमल उड़ता है? चमगादड़। एडॉप्टेशंस के लिए होता है। तो इसका मतलब है हर उड़ने वाली चीज बर्ड नहीं होती है। बात समझ गए? अब मेरी बात आपको जब यूपीएससी पूछेगा
तो बायोलॉजिकल डायमेंशन को ध्यान में रखेगा। हाँ, जब रीजनिंग में पूछेगा सीसेट में, तो चाहे जो ये अगर चला जाएगा तो ये कोर्ट में चला जाएगा सवाल, क्योंकि ये तो ठीक है, लेकिन एक आदमी जैसे रीजनिंग और रीजनिंग खूब लगाए हैं आपने, इसलिए आपने लगा ये होती है, बाकी नहीं होता है। भाई ये भी तो आर्ट पूछा है, तो बात सही बन जाती है। समझ आई कि नहीं? तो जब समझ आई तो खुल के मुस्कुराया करो, हंसो उसमें आप खुशी को दबाओ ना, बिल्कुल जो है मास लाके मत सर। आप देखो, आप ये बात सुनो, इंसेक्ट एक जुगनू है और एक पतिंगा, एक जुगनू है और एक पतिंगा, फर्क क्या है? जुगनू में लाइट रात को जब जल जाता है, ये पतिंगा क्या करेगा? उसी पे या इसी मौसम में आपने देखा होगा कितना ज्यादा कीड़ा उड़ता है आजकल, वो सब कौन है? पतिंगा है। और पतिंगा का मतलब 3 जोड़ी पैर, और इसमें भी ग्लोवर्म किसको कहते हैं? ग्लोवर्म। ग्लोवर्म का मतलब हुआ जुगनू। इन दोनों में सामाजिक फर्क क्या है? दोनों एक अलग अलग मैसेज भी देते हैं समाज को। वो कौन से मैसेज है? ये सर वो सर प्रकाश करते हैं अपने अंदर ही। ये क्या करता है? प्रकाश, ये दुनिया को दुनिया को प्रकाश देता है। और ये जो पतिंगा है, ये प्रकाश को पाने के लिए दौड़ता है, और उसी तड़प में धीरे धीरे रात के सुबह तक सब मर जाते हैं। बात ध्यान रखिएगा कि परवाना एक पतिंगा और जुगनू भी एक पतिंगा। इंसेक्ट का मतलब परवाना। परवाना एक पतिंगा और जुगनू भी एक पतिंगा। एक रोशनी का तालिब, एक रोशनी सरापा, एक रोशनी की तरफ जाता है पाने के लिए, तो एक पूरी दुनिया को रोशनी देता है। तो कौन सा इंसेक्ट बनोगे दुनिया में? जुगनू होने वाले हम लोग आई सर आई बात ना। तो परवाना एक पतिंगा और जुगनू एक पतिंगा, ध्यान रखिएगा। आगे आइए, तो आप लिख सकते हो लेक्चर पूरी आ गया। स्थानीय विविधता को बढ़ाने के, हाँ सर, आप उसमें आप देखो, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है कि जो म्यूटेशन है वो स्पीसीज रिचनेस को बढ़ाने में बहुत समय लगेगा। माइग्रेशन बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इतनी बात आ जाएगा, लिख लो, कर लोगे ना कि कमीशन उठा उठा के स्टेटमेंट के रूप में देगा। अच्छा, एक थोड़ा सा चीज, एक पॉइंट्स इसी में लेकर सक्सेशन लेके जाते हैं। सक्सेशन को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमण। अनुक्रमण अनुक्रमण हिंदी में क्या अनुक्रमण लिखा? यूपीएससी कैसे पूछा दीजिए इस बात को। अनुक्रमण क्या है? अनुक्रमण क्या? क्रमबद्ध। सक्सेशन क्या है? देखो मेरी बात ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। आज जहां पर
एक बहुत घना जंगल है, बहुत घना जंगल है, हो सकता है वहां पर करोड़ों अरबों साल पहले एक चट्टान रहा हो ना, होगा कि नहीं होगा? अब देखिए मैं चलता हूं। ये रॉक्स है, ये रॉक्स है, चट्टान है पूरा। कमीशन यूपीएससी किस तरह पूछा उस तरह अभी मैं बताऊंगा, जब समझ लोग तब समझ जाएगा। चट्टान है। तो सबसे पहला कोई जीव आया होगा, वेदरिंग प्रोसेस हुई होगी, और वेदरिंग के बाद धीरे धीरे मिट्टी बना होगा, और मिट्टी के बाद फिर वहां प्राइमरी वेजिटेशन, पौधे जमे होंगे, और पौधे पहले बहुत सिंपल तरीके के हों, फिर धीरे धीरे वो अलग अलग प्रकार के 400 साल पहले एक प्रकार की वनस्पति होगी, 400 साल के बाद दूसरी प्रकार की होगी, 400 साल तीसरी होगी, इस तरह से बढ़ते करते इस समय यहाँ पर एक बहुत घना जंगल मौजूद है। क्या अचानक ऐसी जंगल यहाँ बन गया होगा? अब देखो यहाँ पर, जहां ये कभी रॉक्स चट्टान है, फिर उसके बाद वेदरिंग हुई होगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने होंगे, और वेदरिंग हो गई हो तो यहाँ जब बहुत मुलायम हो गए होंगे, यहाँ और मुलायम होगी, आंधी तूफान आए होगी, उड़ गया होगा, फिर उसके बाद फिर उड़ गया होगा, फिर इस तरह से करते करते ये गड्ढा बन गया, और ये गड्ढा बनने में जहाँ प्लेट चट्टान था, और गड्ढा बनने में करोड़ों साल का समय का सफर बीता है ना। अब देखिए, जो प्लेन में गड्ढा हुआ, बारिश हुई, इसमें वेजिटेशन हुए धीरे धीरे, और फिर जब पानी आया, फिर मृदा आई, फिर यहाँ जमा हुआ, पानी भर गया, फिर धूल उला के चलता चला गया करोड़ों साल, फिर दलदल हुआ, दलदल में वेजिटेशन आया, और फिर फाइनली ये फॉरेस्ट। ये प्रोसेस जो प्राइमरी वेजिटेशन है ना, प्राइमरी कम्युनिटी, इंटरमीडिएट कम्युनिटी, और ये क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यही तो होता है। सक्सेशन का मतलब होता है एक क्रमिक रूप से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना। मेरी बात समझ गए? मैंने कहा कि सक्सेशन दो प्रकार का होता है। पहली बात ध्यान रखिए, इसी समय